नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बल टॉपिक के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट थर्ड के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से हमने बल टॉपिक पर बेस्ड 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है, जिसके अंतर्गत लगभग 30 प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं और वो 30 के 30 प्रश्न आपके किसी ना किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं कि वो 30 के 30 प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे, क्योंकि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा और आपने रियलाइज़ किया होगा कि कंटेंट आपके लिए कितना हेल्पफुल है। अगर हम कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर करते हैं तो उनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न कैसे आपको देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि यहाँ से कोई प्रश्न आपको सुपर टेट में भी देखने को मिले। अगर सुपर टेट में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इजीली उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 31 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। ऑप्शन ए कहता है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी कहता है श्यानता, ऑप्शन सी कहता है प्रत्यास्था और ऑप्शन डी कहता है घर्षण। यानी पानी से निकालने के बाद स्टूडेंट्स, अगर आप शेविंग ब्रश को पानी से बाहर निकालते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं। तो ये जो चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है, उस कारण को आपसे पूछा गया है। क्या वो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसे चिपक जाते हैं, या फिर श्यानता के कारण, या फिर प्रत्यास्थता के कारण, या फिर घर्षण के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पृष्ठ तनाव के कारण। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि जो बारिश की बूंदें हैं वो गोल क्यों होती है, तो बारिश की बूंदें गोल होने का कारण भी आपका पृष्ठ तनाव ही है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो ये प्रश्न आपको बहुत ही ईजी लगा होगा और आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुँच पाए होंगे। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि पानी से निकालने के बाद शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो वो चिपकते हैं आपके पृष्ठ तनाव के कारण। या वर्षा की बूंदें जब नीचे गिरते हैं तो गोल इसलिए होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। और पृष्ठ तनाव के कारण इसमें जो है ससंजक बल कार्य करता है, और ससंजक बल को आपने कंटेंट के दौरान बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसलिए आप आसानी से इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि एक लड़का सड़क पर खड़े ट्रक को धक्का लगाता है परंतु ट्रक गतिशील नहीं होता, क्यों? यानी कि एक लड़का है जो सड़क पर खड़े ट्रक को धक्का लगाता है और धक्का लगाने से ट्रक जो है वो गतिशील नहीं होता है। तो इसका रीज़न आपसे पूछा गया है कि क्यों। ऑप्शन ए कहता है संवेग के कारण, ऑप्शन बी कहता है घर्षण के कारण, ऑप्शन सी कहता है जड़त्व के कारण और ऑप्शन डी कहता है अत्यधिक भार के कारण। तो आपको बताना है कि जब लड़के ने ट्रक को धक्का लगाया होगा तो ट्रक गतिशील क्यों नहीं हुआ, इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है घर्षण के कारण, क्योंकि घर्षण नहीं हुआ होगा, इसी वजह से वो जो ट्रक है वो गतिशील नहीं हुआ। अगर घर्षण होता तो ट्रक गतिशील अवश्य होता, और ये सभी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ कर आए हैं। आपको पता है कि घर्षण बल किसे कहते हैं और घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं। तो सीधा सीधा मतलब है कि हम बैठ पाते हैं या हम सो पाते हैं या फिर हम खड़े रह पाते हैं, तो सीधा सीधा घर्षण के कारण। अगर घर्षण नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति ना तो बैठ पाता, ना चल पाता और ना ही सो पाता। किसी भी तरीके से कोई भी कार्य आप बिना घर्षण के नहीं कर सकते थे। इसलिए ट्रक भी गतिशील नहीं हो पाता अगर आपका घर्षण नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ कारण है आपका घर्षण का। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। देखिए, स्थिर गति से यानी कि जो गति है स्टूडेंट्स वो कैसी है, स्थिर है, यानी कि जो स्पीड है वो बिल्कुल फिक्स है। और कोई खुली कार में बैठा हुआ कोई बालक है जिसके हाथ में एक गेंद है और उस गेंद को वो हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, यानी कि हवा में वो ऊपर फेंकता है। तो गेंद कहाँ गिरेगी? ऑप्शन ए कहता है उसके पीछे गिरेगी, या उसके सामने गिरेगी, या उसके हाथ में गिरेगी, या फिर उसके बगल में। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके केवीएस पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरीके के प्रश्न ही आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलेंगे कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक
गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है, यानी कि गेंद कहाँ पर गिरेगी ये आपको बताना है। क्या गेंद उसके पीछे गिरेगी या उसके सामने गिरेगी या उसके हाथ में गिरेगी या उसके बगल में। तो ये सभी चीज़ें मैंने कंटेंट के दौरान बताया हुआ है स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए कि आप किसी बाइक में हैं और उसकी स्पीड आपकी स्थिर है, तो अगर स्पीड आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब फिक्स है यानी स्थिर है, तो इसका मतलब उस कार की स्पीड मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो उस कार के अंदर जो बैठा बालक है उसकी भी स्पीड 50 किलोमीटर है, तो उसके हाथ में मतलब कार की भी स्पीड 50 की है, बालक उसके अंदर है तो उसकी भी स्पीड 50 की है। अब उसके हाथ में जो बॉल है, जब वो बॉल को ऊपर फेंकेगा तो उस बॉल की भी स्पीड 50 की होगी, क्योंकि जो उस कार के अंदर होगा उन सब की स्पीड कांस्टेंट होगी, इक्वल होगी। तो अगर वो गेंद को ऊपर फेंकेगा तो गेंद भी 50 की स्पीड से ही आगे गिरेगी, मतलब उस कार की भी 50 स्पीड, उस बालक की भी 50 स्पीड, और जब उसने गेंद को ऊपर फेंका होगा उस दौरान बॉल की भी स्पीड 50 है, तो वो गेंद जस्ट उसके हाथ में ही गिरेगी, ना तो आगे गिरेगी और ना पीछे। यहां से क्वेश्चन इस तरीके से घुमाया जा सकता था कि अगर कार की गति को कम कर दिया जाता, स्टूडेंट्स अगर कार की गति को कम कर दिया जाता, मान लीजिए कि कार की गति 40 कर दिया जाता और जब कार में बैठा बालक गेंद को ऊपर फेंकता तब उसकी स्पीड 50 की रही होती, और कार की स्पीड को अगर हम धीमा करते 40 करते, तो जाहिर सी बात है बॉल की स्पीड तो 50 होती, कार की 40 है, तो बालक भी उसके अंदर है, बाद में उसकी स्पीड भी 40 हो जाती, तो गेंद पहले गिर जाती यानी सामने गिरती। अगर उसकी स्पीड को बढ़ा देते तो गेंद पीछे गिरती। और यहां पर बात की गई क्वेश्चन में कि स्थिर गति है, यानी कि स्पीड उसका कांस्टेंट है, फिक्स है, तो इसका मतलब अगर आप कोई भी वस्तु ऊपर फेंकेंगे तो वो आपके हाथ में ही गिरेगी, यानी बालक के हाथ में ही वो गेंद गिरेगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मोस्टली, और इस तरीके के प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको कंटेंट को बहुत अच्छे से रीड करना होगा। अगर आप ऊपर ऊपर से रट्टे मारेंगे तो ऐसे प्रश्न आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर चेक होगी और आप एक अध्यापक बनने वाले हैं, तो इसका मतलब सुपर टेट के एग्जाम में जो आपका सिलेक्शन होगा तो ये आप समझ कर चलिए कि कुछ इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं आपके 69,000 में भी इसी तरीके के प्रश्न ही थे, इसी वजह से बच्चों के 10 में से 5 या 6 स्कोर ही साइंस विषय में आ पाए हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में रटना या लूसेंट जैसी बुक से पढ़ना वो बिल्कुल अलग हो जाता है। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको हर एक टॉपिक को पहले कंटेंट को समझाता हूँ और उसके बाद उस पर बेस प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराता हूँ, ताकि आपको रियलाइज़ हो पाए कि किस तरीके से एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक भी आप बहुत जल्दी ही पहुँच गए थे, क्योंकि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से रीड किया होगा। अगर नहीं किया है तो उसको पहले रिवाइज कीजिए बहुत अच्छे से और उसके बाद प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। देखिए क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त है कि तैराक को, जो तैराकी होते हैं जो नदी में तैरते हैं, उनको नदी के मुकाबले में यानी कि नदी के मुकाबले में समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, ये आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके एनवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए कहता है समुद्र पानी में प्रदूषण कम होता है, क्या इसके कारण। ऑप्शन बी कहता है समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायता होती है। ऑप्शन सी कहता है समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। और ऑप्शन डी कहता है समुद्र में पानी का आयतन ज्यादा होता है। स्टूडेंट्स बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सुपर टेट में देखने को मिलेंगे तो उसमें मोस्टली 90% बच्चे जो हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में कंफ्यूज होंगे और कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चनों को वो गलत करके आएंगे और उनका स्कोर मोस्टली 10 में से 5 या 6 का ही होगा। अगर आप 10 में से 10 स्कोर करना चाहते हैं तो आपको कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको आर्किमिडीज सिद्धांत यानी कि जो उन्होंने उत्प्लावन बल की खोज की उसके दौरान मैंने आपको बताया हुआ है कंटेंट के दौरान कि जो समुद्र के पानी का घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है और जिस पानी का घनत्व ज़्यादा होता है तो उस पानी का भार ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप हटा सकते हैं। मतलब जब आप पानी में तैरते हैं और जिस पानी का जिसमें अशुद्धियों की मात्रा ज़्यादा होंगे उसका घनत्व ज़्यादा होगा और उस पानी को अगर आप कम बल लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी विस्थापित होंगे। तो यही कारण है कि अगर आप समुद्र में नहाते हैं और अगर आप नदी में नहाते हैं तो दोनों में, अगर आप समुद्र में तैरते हैं और नदी में तैरते हैं तो नदी के पानी का घनत्व
घनत्व जो है समुद्र के पानी के घनत्व से कम होता है, समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। तो अगर आप समुद्र में तैरते हैं तो आप पानी को हटाएंगे तो आपको कम बल लगाने से ही ज़्यादा पानी विस्थापित होंगे, तो आप ज़्यादा लंबे समय तक तैर सकते हैं। इसीलिए आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि स्वच्छ पानी के तुलना में समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों होता है। तो इसका कारण यही है कि समुद्र पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी से ज़्यादा होता है, जिस कारण से आप पानी को कम बल लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा पानी विस्थापित कर सकते हैं। इसी कारण से समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि समुद्र के मछली को अगर हम नदी में डाल दें तो उसकी मौत किस कारण से होगी, और नदी के मछली को अगर हम समुद्र में डाल दें तो उसकी मौत किस कारण से होगी। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे जाए तो आप बताएंगे कि समुद्र के पानी का जो घनत्व है वो अधिक है, इसी वजह से साधारण पानी के मुकाबले में समुद्र पानी में ज़्यादा लंबे समय तक आप तैर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 कि शरीर का वजन, यानी शरीर का वजन ऑप्शन ए कहता है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। मतलब बॉडी का, शरीर का जो वजन है स्टूडेंट्स, वेट है, यानी कि यहाँ पर आपसे सीधा सीधा पूछा गया है शरीर का वेट। तो शरीर का वेट कहाँ पर ज़्यादा होगा ये आपसे पूछा गया है, और सभी पॉइंट्स मैंने आपको कंटेंट के दौरान बहुत अच्छे से समझा रखा है कि जहाँ पर जी का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि वेट बराबर होता है, यानी भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, और द्रव्यमान आपका हर जगह सेम होता है, तो इसमें तो कोई चेंजेस आप कर नहीं सकते। सीधा सीधा वेट डिपेंड करता है जी पर, जहां पर जी का मान चेंज होगा वहां पर वेट का मान भी चेंज होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शरीर का वजन कहाँ पर ज्यादा होगा। तो पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर जी का मान प्रत्येक स्थान पर अलग अलग है, तो यहाँ पर वेट जो है समान नहीं हो सकता। ऑप्शन ए कहता है ध्रुवों पर अधिकतम, बिल्कुल सही बात है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। विषुवत रेखा पर अधिकतम, बिल्कुल गलत है, क्योंकि विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं होता, ध्रुवों के मुकाबले में विषुवत रेखा पर कम होता है, क्योंकि जी का मान वहां पर कम होता है। ऑप्शन डी कहता है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन बचता है आपका ऑप्शन नंबर बी कि ध्रुवों पर अधिकतम, क्योंकि जी का मान सबसे ज्यादा आपके ध्रुव पर होते हैं, क्योंकि वहां पर त्रिज्या कम है तो जी का मान ज्यादा है, और जहां पर जी का मान ज्यादा है वहां पर डब्ल्यू यानी वेट का मान भी ज्यादा है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी आप इजीली पहुंच पाए होंगे, और आपको रियलाइज हो पा रहा होगा कि कंटेंट आपके लिए कितना हेल्पफुल है। कंटेंट में जो चीज़ें आपको बताए गए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर क्या प्रदर्शित करती है। देखिए संवेग परिवर्तन की जो दर है वो क्या प्रदर्शित करती है आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है आवेग को, ऑप्शन बी कहता है बल को, ऑप्शन सी कहता है कार्य को, और ऑप्शन डी कहता है शक्ति को। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि जो संवेग परिवर्तन की दर है वो किसको प्रदर्शित करता है। तो संवेग परिवर्तन की जो दर है स्टूडेंट्स वो बल को परिभाषित करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहता है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान। देखिए यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, यानी कि द्रव्यमान m तो सेम रहे, बट त्रिज्या जो है वो 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर g के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए कहता है 0.5% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी कहता है 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी कहता है 0.5% कम हो जाएगा, या ऑप्शन डी कहता है 2% कम हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि द्रव्यमान वही रहे बट त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी तल पर जी का मान क्या होगा। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए तो आपको बताना अगर त्रिज्या 1% कम हो जाएगा पृथ्वी तल पर जो जी का मान है वो 2% बढ़ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपने कंटेंट में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जहां पर त्रिज्या का मान कम है वहां पर जी का मान ज्यादा होता है, लेकिन अगर त्रिज्या 1% कम हो जाए तो जी का मान 2% बढ़ जाता है, यानी 2 गुना तीव्र गति से बढ़ता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक भी आप इजीली पहुंच पाए होंगे और आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। देखिए गति का
कौन सा वो नियम है जो बल की परिभाषा को देता है? ऑप्शन ए कहता है गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी कहता है गति का तृतीय नियम, ऑप्शन सी कहता है गति का द्वितीय नियम और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ये भी मैंने आपको बता रखा है कंटेंट के दौरान कि जो गति का फर्स्ट नियम होता है यानी गति का प्रथम नियम हम जिसे कहते हैं, ये बल की परिभाषा को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और जो बल का जो मान है यानी कि बल F बराबर जो m इंटू ए होता है, ये जो बल का गणितीय मापन है ये स्टूडेंट्स करता है आपका गति का दूसरा नियम। यानी कि अगर ये पूछा जाता कि गति का कौन सा नियम बल का गणितीय मापन करता है, तो गणितीय मापन करता है आपका गति का दूसरा नियम। ये सभी चीज़ें मैंने आपको कंटेंट के दौरान बहुत अच्छे से बता रखा है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी आप इजीली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कहता है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। देखिए गाड़ी खींचता हुआ यानी कि गाड़ी को खींचता हुआ जो घोड़ा होता है वो किस बल के कारण, वो कौन सा बल है जिसके कारण वो आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए कहता है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, ऑप्शन बी कहता है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, ऑप्शन सी कहता है घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, ऑप्शन डी कहता है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो आपको बताना है कि जब एक घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है तो वो किस कारण से आगे बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर एक बल आरोपित किया जाता है जिस कारण से घोड़ा चल पाता है। अगर रास्ते में कीचड़ होंगे तो घोड़ा सही से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि पृथ्वी जो है वो घोड़े के पैरों पर एक बल आरोपित करता है जिसके कारण वो आगे बढ़ पाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी आप इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 में कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए कहता है पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन बी कहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी कहता है केपलर का सिद्धांत और ऑप्शन डी कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है जबकि जहाज तैरता रहता है। जहाज भी लोहे से बना हुआ है और सुई भी लोहे से ही बनी हुई है, पर लोहे से बनी जो सुई है वो डूब जाती है पानी में, बट जहाज तैरता है। वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो स्टूडेंट्स ये सभी चीज़ें आपने कंटेंट में बहुत अच्छे से कवर किया होगा कि आर्किमिडीज का वो सिद्धांत है। आर्किमिडीज साहब ने जो उत्प्लावन बल की खोज की है, उत्प्लावन बल जिसे हम कहते हैं फ्लोटेशन फोर्स, यानी फ्लोटेशन फोर्स के कारण ही एक जहाज पानी में तैरता है जबकि एक लोहे से बनी सुई पानी में डूब जाती है। तो ये सभी चीज़ें आपने कंटेंट में बहुत अच्छे से कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड की होगी और आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुँच पाए होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कहता है कि पानी में तैरना गति के किस नियम पर आधारित है। देखिए जब आप पानी में तैरते हैं तो जो पानी में तैरना है उसमें गति का कौन सा नियम लगता है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है प्रथम नियम, ऑप्शन बी कहता है द्वितीय नियम, ऑप्शन सी कहता है तृतीय नियम और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कंटेंट के दौरान भी बताए हैं और मैंने हर एक नियम के बहुत सारे अनुप्रयोग भी बताए हैं, जो मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि सीधे सीधे परिभाषा आजकल जो है एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, पूछते हैं अनुप्रयोग। तो आपको पता होगा कि पानी में तैरने में गति का कौन सा नियम लगता है। स्टूडेंट्स इस नियम को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे मान लीजिए आप पानी में तैरते हैं तो आप पानी को अपने हाथों से पीछे की ओर धकेलते हैं और इस पीछे की ओर धकेलने के कारण आप आगे बढ़ पाते हैं। तो आप पीछे की तरफ एक बल लगाते हैं जिसके कारण आप आगे बढ़ पाते हैं। तो इसी बल को ही हम, इसी नियम को ही हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और इसको न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे और आप समझ पा रहे हैं कि ये कंटेंट आपके लिए कितना हेल्पफुल है और एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कहता है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। यानी किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति, यानी कोई लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको अपना भार
कब अधिक लगता है, कब अधिक मालूम पड़ता है, यह उससे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। ऑप्शन बी कहता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन सी कहता है समान वेग से नीचे आ रही हो। और ऑप्शन डी कहता है समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो आपको बताना है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, यानी कब उसको अपना भार जो है वो ज़्यादा लगता है। तो वो लगता है स्टूडेंट जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको कंटेंट के दौरान इसके 7 पॉइंट्स बता रखे हैं स्टूडेंट्स। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति के 7 पॉइंट्स होते हैं जो मैंने कंटेंट के दौरान बता रखे हैं कि कब उसको ज़्यादा लगता है, कब उसको कम लगता है, कब एक समान गति से जाने पर भार और वास्तविक भार समान होते हैं या नहीं होते हैं, कब लिफ्ट में व्यक्ति लिफ्ट की छत पर जा लगता है। ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कंटेंट में। वहीं से क्वेश्चंस पूछा गया है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब लिफ्ट में व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी आप इजीली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 43 कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। देखिए वॉशिंग मशीन यानी कि जिसमें आप कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने वाले मशीन का जो कार्य सिद्धांत है यानी कि उसके कार्य करने के जो नियम है वो क्या है। ऑप्शन ए कहता है उपकेंद्रण, ऑप्शन बी कहता है अपोहन, ऑप्शन सी कहता है अपकेंद्रण और ऑप्शन डी कहता है विसरण। तो स्टूडेंट्स जो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत होता है वो अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। ये भी मैंने आपको बता रखा है। मैंने उसमें अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल के बारे में भी डिटेल में बताया हुआ है और इसके अनुप्रयोग पर भी मैंने आपसे बात की है कि अपकेंद्रीय बल जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका वॉशिंग मशीन। फिर जो क्रीम सेपरेटर होता है जिससे आप क्रीम निकालते हैं सभी आपके अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत, तो यहाँ पर अपकेंद्रीय बल यानी कि अपकेंद्रण ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि अपकेंद्रण अपकेंद्रीय बल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको उपकेंद्रण दिया गया है, अपोहन कुछ नहीं होता और विसरण का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर यानी कि अपकेंद्रण पर। तो स्टूडेंट्स एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए शब्दों के साथ भी इस तरीके से परिवर्तन कर सकता है। ज़रूरी ये है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है तभी आप क्वेश्चनों में ऑप्शन को छांटकर राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ज़्यादातर एक्सप्लेन ज़्यादा करने की कोशिश करता हूं, ताकि अगर आप कंटेंट को बहुत अच्छे से समझ कर पढ़ते हैं तो आप किसी भी तरीके से ऑप्शन को छांटकर भी राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कहता है कि निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। यानी कि न्यूटन से पहले, न्यूटन से पूर्व ही बताने वाले वो कौन थे कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है। ऑप्शन ए कहता है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी कहता है बुद्धगुप्त, ऑप्शन सी कहता है बराहमिहिर और ऑप्शन डी कहता है ब्रह्मगुप्त। तो आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो आपने पढ़ा है न्यूटन साहब को इतना ज़्यादा बल टॉपिक के अंतर्गत, तो न्यूटन साहब से पहले भी कोई व्यक्ति थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता चुके हैं। तो ये आपको बताना है। अगर स्टूडेंट्स आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे, क्योंकि मैंने बल टॉपिक के अंतर्गत फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि इसमें जो हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल उसके बारे में आप जानते ही होंगे। न्यूटन साहब बहुत ज़्यादा फेमस है, बट न्यूटन से पहले भी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कोई बताने वाले थे। और गर्व की बात यह है कि वो कोई एक भारतीय थे हम में से जिन्होंने न्यूटन से पहले भी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जिक्र कर चुके हैं और उनका नाम है स्टूडेंट्स ब्रह्मगुप्त। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे और आप जानते होंगे कि न्यूटन से पूर्व भी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जिक्र ब्रह्मगुप्त साहब ने किया है। तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है स्टूडेंट्स कि न्यूटन साहब को फिजिक्स में इतना माना जाता है, बट उनसे पहले ब्रह्मगुप्त साहब ने इसकी रिसर्च की थी, इसके बारे में बता चुके थे, इसको फील कर चुके थे। हो सकता है कि न्यूटन साहब जो है वो ब्रह्मगुप्त से प्रेरित थे और उन्होंने हो सकता है उनकी थ्योरीज को पढ़कर उन्होंने आगे रिसर्च की और उन्होंने कंप्लीट थ्योरी दी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स हम भारतीयों के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट बात यह है कि हम अपनी एनर्जी को किसी एक डायरेक्शन में नहीं लगाते हैं, हम एक साथ बहुत सारे टारगेट पाल लेते हैं, जिस वजह से हम सही तरीके से अपने आप को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। उम्मीद है ऐसे अवसर लाने की जब आप जैसे शिक्षक जो पढ़कर
आगे सिलेक्ट होंगे, सुपर टेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करके जाएंगे, 14 सब्जेक्ट्स को पढ़ कर जाएंगे, तो जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, जब आप बच्चों को सिखाएंगे, तो आपसे पढ़कर बच्चे ज़रूर आगे सफल होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर पाएंगे। शिक्षा के माध्यम से ही हम देश का विकास कर सकते हैं स्टूडेंट्स। के अलावा ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिसके थ्रू आप अपने देश का विकास कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है और वो है एजुकेशन यानी शिक्षा। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम शिक्षित हो बेहतर तरीके से और उसके बाद अपने आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित करें। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और इस प्रैक्टिस सेट थर्ड का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है कि किसी वस्तु में जड़त्व होता है, यानी किसी वस्तु में जड़त्व होता है। ऑप्शन ए कहता है विराम की अवस्था, ऑप्शन बी कहता है गति की अवस्था में, ऑप्शन सी कहता है विराम और गति दोनों की अवस्था, और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किसी वस्तु में जड़त्व होता है, तो जड़त्व कैसे होता है, क्या विराम की अवस्था में होता है या गति की अवस्था में होता है या विराम और गति दोनों ही अवस्था में होता है। तो स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत भी मैंने आपको बता रखा है गति के नियम के अंतर्गत कि जड़त्व यानी वस्तु का अपनी प्रारंभिक अवस्था में बने रहने को ही जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका विराम जड़त्व, दूसरा होता है गति जड़त्व और तीसरा होता है आपका दिशा जड़त्व। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी वस्तु में जो जड़त्व होता है वो विराम की अवस्था में भी होता है, गति की अवस्था में भी होता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है आपका सी, क्योंकि विराम और गति दोनों ही अवस्था इसमें आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे और आप समझ पाएं कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं। और अगर आप एग्जाम में क्वेश्चंस को राइट करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि सिलेबस में जो टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक को आप डिटेल में स्टडी करें, उसको अच्छे से समझें और उसके बाद उस टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप मोटिवेट रहेंगे कि हाँ आपने कुछ बेहतर किया है। और अगर आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुँच पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।